बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं हमजा तारिक और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। और जिस तरह से हम लोग हमजा बात कर रहे थे, आगे डिस्कस भी कर रहे थे, कुछ लोगों को जो शुगर होती है, जिस तरह से काफ़ी ज़्यादा शुगर पेशेंट हैं, डायबिटिक पेशेंट होते हैं, तो उनको जब भी उनकी शुगर चेक करनी होती है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि उनको एक सुई चुभती है, तो सुई चुभने से उन्हें बहुत ज़्यादा दर्द ये होता है। एक मरहला जो है ना, ये वो चाह रहे होते हैं कि अच्छा हमें पता तो लग जाए, लेकिन ये काम ना करना पड़े। लेकिन उनके लिए एक आसानी कर दी है ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी है, उसमें एक रिसर्च हुई है और उसमें अब जो है सुई की ज़रूरत नहीं होगी आपका जो शुगर लेवल है उसको जांच पड़ताल करने के लिए, बल्कि उसके लिए एक स्ट्रिप होती है जिसको आपकी ज़ुबान पर रख के वो तो उससे रिजल्ट लुआब के जरिए, बिल्कुल लुआब के जरिए जो है वो किया जाता है और फिर जो रिजल्ट्स हैं वो फिर आपके फ़ोन में एप्लीकेशन के अंदर। साइंस तरक्की कर रही है, काम किया जा रहा है इन चीज़ों के ऊपर कि जिससे हैं तो आवाम की बेहतरी के लिए, लेकिन उससे भी कुछ परेशानी है। जैसे कि अब आपका शुगर लेवल तो पता लग जाता है, आपका सुई चुभानी पड़ती है, उसके बाद खून का जो कतरा निकलता है उससे पता लग जाता है। तो इस पर भी वो काम कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू कासल है ऑस्ट्रेलिया में, जहाँ पे ये रिसर्च हुई है और ये स्ट्रिप अब तैयार कर ली गई है। और इस स्ट्रिप का अब ये फ़ायदा होगा कि जी कि ये, क्योंकि अब फास्टिंग भी चेक करनी है, खाने के बाद भी चेक करना है, सुबह भी चेक करना है, कई लोगों ने शाम को भी चेक करना है, तो वो लोग बड़े ना परेशानी का शिकार रहते हैं कि यार ये हमें क्या बार बार बहुत सारे लोगों को नीडल लगती है ना साथ ही। इससे मेरी अपनी मदर की मैं बात करूँ तो जब भी उन्हें नीडल लगती है तो वो बहुत परेशान होती है कि ये मुझे लग जाती है, तो वो उनको दर्द होता है। तो मेरा ख्याल है उन तमाम लोगों के लिए आसानी हो गई है, आसानी हो गई है। अच्छा, क्लिनिकल ट्रायल्स अभी इसके जारी हैं। उन्होंने ये दावा कर दिया है कि जी हमने तैयार कर लिया, इसके रिजल्ट्स बिल्कुल ठीक है, हमने चेक कर लिया है। और जब हम ज़ुबान के साथ लगाते हैं तो लुआब लगता है उसके साथ, और उसके बाद पता लग जाता है ये। और मोबाइल ऐप होगी, आपके मोबाइल में पता लगेगा, वो कनेक्टेड होगी आपके मोबाइल के साथ, आपके मोबाइल ऐप में पता लग जाएगा कि जी कि शुगर लेवल इस वक्त क्या है। और ये बात यहीं पर ख़त्म नहीं हो जाएगी। उन्होंने कहा जी कोरोना वायरस के हवाले से टेस्ट भी किया जा सकेगा, कैंसर की तशखीस भी हो सकेगी, किसी एलर्जी की तशखीस भी हो सकेगी। बिल्कुल, यानी कि आप देखें कि साइंस ने कितनी ज़्यादा तरक्की कर ली कि एक स्ट्रिप के ज़रिए जो है वो कितनी ज़्यादा हम जो बीमारियां, जो ऐसी बीमारियां जिनका मतलब कैंसर ख़ास तौर पर ऐसी मतलब उसमें साइलेंट मतलब वो होती है कि एंड टाइम पे अक्सर पता लगता है। हम अक्सर पेशेंट्स को देते हैं कि जिनकी काफ़ी ज़्यादा स्टेजेस जो है कंप्लीट हो गई होती है, तो एंड पे पता लगता है कि कैंसर है। ये अभी दावे तक है, क्योंकि वो कह रहे हैं जी कि क्लिनिकल ट्रायल्स हमारे जारी हैं और बहुत जल्द हम ये WHO से जो है अप्रूव भी करवा लेंगे। तो ये दावे किए जा रहे हैं, लेकिन अगर ये आ जाती है तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा अप्रूव भी हो जाता है तो फिर हम बड़ी तादाद में जो है ये स्ट्रिप्स बनाना शुरू कर देंगे। तो इंतज़ार करते हैं कि अब क्या होता है। क्लिनिकल ट्रायल जब फेज़ 3 मुकम्मल हो जाएगा तो उसके बाद देखते हैं कि क्या होगा। यकीनन आसानी हो जाएगी उन लोगों के लिए कि जिन लोगों ने अपनी शुगर चेक करनी होती है और बार बार उनको सुई चबानी पड़ी होती है। चले, इसी खबर के साथ हम कोरोना वायरस की बात करेंगे। वार तेज़ होते जा रहे हैं और ये वबा एक बार फिर हमारे लिए ख़तरा बनती जा रही है। सेहत के हुकाम ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस के 50% केसेस भारतीय किस्म डेल्टा के होने का इंकशाफ हुआ है। मगर तसल्ली की बात यहाँ पर यह है कि पाकिस्तान में जो वैक्सीन लगाई जा रही हैं वो डेल्टा वेरिएंट के लिए भी मौसर हैं। और दूसरी जानिब अगर बात करें महकमा सेहत सिंध की, तो उनके मुताबिक कहा गया है कि कराची में डेल्टा वेरिएंट के 35 केसेस की तस्दीक हो चुकी है। अच्छा, लियारी में एक ही खानदान के 5 अफराद डेल्टा वेरिएंट से जो वायरस है वेरिएंट है उससे मुतासर हुए हैं। और महकमा सेहत सिंध ने सूबे में कोरोना वायरस के मुस्बत केसेस की शरह में 7% और कराची में 14% तक इजाफे के पेश नज़र प्राइमरी स्कूल बंद करने की सिफारिश भी की है। अच्छा, जबकि NCOC ने जो है ना हमजा यहाँ पे कानून नाफिज करने वाले तमाम इदारों बशमूल पाक फौज की खिदमत हासिल करने का फैसला कर लिया है। अब आप सूरत हाल देखें कि जिस तरह से कराची की सूरत हाल है, सिंध की सूरत हाल है, काफ़ी ज़्यादा तशवीशनाक मतलब सूरत हाल बन गई कि केसेस जो है वहाँ पर बढ़ते ही जा रहे हैं। और अब NCOC ने इजलास में अहम फैसले भी किए, जिसके मुताबिक 1 अगस्त से अंदरूनी मुल्क फ़ज़ाई सफ़र की वैक्सीनेशन जो है वो उन्होंने लाजमी करार दी है। अच्छा, और बैरून मुल्क पाकिस्तानी फंसे हुए हैं, उनको भी वापस लाने के लिए 15 जुलाई से फ़्लाइट ऑपरेशन 50% बढ़ाया जाएगा। और ईद की छुट्टियों के दौरान सयाहों के लिए वैक्सीनेशन लाजमी करार दे दी गई है। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट यानी कि आपको लेके जाना होगा, वो दिखाना होगा। और NCOC के मुताबिक 2 करोड़ से ज़ायद कोरोना वैक्सीन की डोजेज़ लगाने का संगे मील हमने अबूर कर लिया। बिल्कुल, ऐसी जब
कि पाकिस्तान में यौमिया 5 लाख अफराद को वैक्सीन लगाने का हदफ हासिल कर लिया गया, और ये कल ट्वीट भी किया था असद उमर साहब की जानिब से कि हमने हदफ हासिल कर लिया, कि अच्छी बात है। अच्छा, आपसे हमने दरख्वास्त की थी, अब हम आपको ये भी याद करवाते रहेंगे कि आपने NCOC को फॉलो कर लेना है ट्विटर के ऊपर, ताकि आपको पता लगता रहे और आपको भी वो नोटिफिकेशन मिले, जो नोटिफिकेशन सुबह हमें मिलती है जब ट्वीट होती है कि गुज़श्ता 24 घंटों के अंदर कितने केसेस सामने आए और मुस्बत केसेस की शरह क्या है, ताकि आप खुद से अंदाज़ा लगा सकें कि सूरत हाल क्या है। तो आज जो हमें नोटिफिकेशन आई, जो उन्होंने ट्वीट की, उसके मुताबिक 4.17% मुस्बत केसेस की शरह हो चुकी है। हम किधर 1.7 की बात कर रहे थे, 4.17 4.17%। अब हमें खुद सोचना है कि हमें कितनी एहतियात करनी है और अब एहतियात कितनी ज़रूरी है। बिल्कुल, ऐसी एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस सारी सूरत हाल पर हम बात करते हैं। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल कैसे साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे सज्जाद साहब, अगर हम कराची की सूरत हाल देखें और मुल्क भर की सूरत हाल देखें, तो जो भारतीय वेरिएंट है, डेल्टा वेरिएंट, उसके केसेस सामने आ रहे हैं, किस कदर ख़तरे की बात है, क्योंकि ईद भी सर पर है। तो इस तरह के क्या इक़दाम गवर्नमेंट को करने चाहिए कि इन तमाम चीज़ों को काबू किया जा सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, ये बात तो हम 1 महीने से कह रहे हैं कि जो डेल्टा वायरस है, जो डेल्टा वेरिएंट है कोरोना वायरस का, ये पाकिस्तान में 1 महीने पहले भी 4 केसेस डिटेक्ट हो चुके थे सिंध में, खासकर कराची के अंदर। तो उस वक्त भी हमने ये कहा था कि ये जो वेरिएंट है ये बड़ा ख़तरनाक है, और ख़तरनाक इस सेंस में कि तमाम लोगों को पता है कि ये वही वेरिएंट है जो इंडिया में बड़ी आही ला चुका है। सब लोगों ने देखा है, सोशल मीडिया पे देखा और दूसरी टेलीविज़न पे भी देखा कि कितनी प्रॉब्लम हुई है। लोग अस्पताल के बाहर लाइन लगाकर जो है वो ऑक्सीजन लगाया जा रहा था मरीजों को, लोग रिक्शे में, स्कूटर पे मरीज लेके जा रहे थे और अपने प्यारे दुलारे की जो है वो बॉडी लेके जा रहे थे। तो अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता कि यहाँ पर केसेस इस तरह के होते हैं तो हमारा हेल्थ का निज़ाम तो बड़ा ख़राब है। और आजकल आप देखें तो इंडोनेशिया में वही हाल है जो पिछले दिनों इंडिया में था। तो करना ये चाहिए हमें और हुकूमत को कि एक तो जो हम पहले दिन से ये बात कर रहे हैं कि SOPs पे सख्ती से अमल किया जाए, और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैं समझता हूँ कि लोगों को चाहिए कि सिर्फ 2-3 चीज़ें तो करनी है कि जब भी आप घर से बाहर निकलें तो मास्क लगा के निकलें, और लोगों से जब गुफ्तगू करें या बैठें कहीं तकरीबात में तो दूर रहें, कम से कम 6 फीट का फासला रखें, और हाथ को बार बार सैनिटाइज करें। तो ये 3 चीज़ें अगर हम करते रहें तो बचाव होगा। लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ मैं समझता हूँ कि हुकूमत की बड़ी जिम्मेदारी है। जी, हुकूमत को चाहिए कि SOPs पे सख्ती से अमल कराए। अगर हुकूमत कोई चीज़ देखती है कि जहां उन्होंने सबको रिलैक्स कर दिया है, शादी हॉल भी खुल गए हैं, सिनेमा हॉल भी खुल रहे हैं, सब चीज़ें खुल रही हैं, तो वहां मॉनिटर करें। अगर ज़रा सा भी SOPs पे अमल दरामद नहीं हो रहा है तो मैं समझता हूँ कि उसको जो है वो बंद कर देना चाहिए, ताकि दूसरे लोग जो है उनको वो डरेंगे, डेटरेंस होगा। इसी तरह से जो लोग आप देखते हैं बाजारों में, दूसरी जगह पे, तो इम्प्लीमेंटेशन का फुकदान है हमारे यहाँ। अगर इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर तरीके से होगा तो कोरोना वायरस की रोकथाम हो सकेगी, वरना खुदा ना खास्ता, जिस तरह मैंने पहले कहा, आज फिर आपके इस प्रोग्राम से कह रहा हूं मैं कि देखिए ये बात आगे बहुत खराब हो जाएगी अगर हम SOPs को फॉलो नहीं करेंगे। हो सकता है कि बकरीद से पहले ही हुकूमत को सब कुछ बंद करना पड़ जाए, और ऐसा ना हो, अल्लाह ना करे कि जी हमें जो है ईद के फौरन बाद ऐसी प्रॉब्लम हो कि अस्पताल पे लोड बहुत ज्यादा बढ़ जाए। और देखिए, अभी आपने जिक्र किया कि लियारी के पूरा का पूरा खानदान 5 लोग जो है मुब्तला हो गए। वेरिएंट जो है इसका डेल्टा वायरस का, डेल्टा वेरिएंट जो डेल्टा है कोरोना वायरस का, इसके अंदर एक और वेरिएंट भी आ गया है कि डेल्टा प्लस। तो वो बहुत खतरनाक ये है कि बहुत तेजी से एक से दूसरे में ये ट्रांसफर हो जाता है। और आपकी तवज्जो से आवाम को एक दफा फिर बताना चाहता हूँ कि वो जो हम कोरोना वायरस अभी पहली, दूसरी और तीसरी वेव में हम भुगत रहे थे, उससे ज्यादा ये खतरनाक इसलिए है कि हमें बाद में पता लगता है कि हमें कोरोना हुआ है। उसकी वजह ये, पहले दूसरे दिन जो आपको है कोई खास प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन तीसरे दिन, चौथे दिन जब आपकी तबीयत ज्यादा खराब होती है तो आप एक्सरे होता है सीने का या CT स्कैन होता है तो पता चलता है तो आपका आधा फेफड़ा जो है वो तो खराब हो चुका है कोरोना इन्फेक्शन में, तो बहुत देर हो चुकी होती है। तो लिहाजा मैं बार बार इस चीज को लोगों से कह रहा हूं कि खुदारा एहतियात करें, और घर में अगर बुजुर्ग हैं
तो वो लोग तो खास कर एहतियात करें कि वो बाहर से लाके अपने बुजुर्गों को लगाएंगे और उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है डॉक्टर साहब, अब देखें तो गुज़श्ता रोज़ असद उमर साहब की जानिब से जो ट्वीट की गई थी वो ये थी कि हमने पहली दफ़ा 500,000 जो वैक्सीन डोजेज़ हैं वो एक दिन में लगाई हैं, एक संग मील हमने अबूर किया है, हमने हर्ड इम्यूनिटी की जानिब बढ़ना है। क्या आप समझते हैं कि ठीक है हमने 5 लाख से ज़ायद एक दिन में डोजेज़ लगा दी हैं, हमें कितना टाइम लग जाएगा अगर इस रफ्तार से भी चलते रहे हर्ड इम्यूनिटी हासिल करने में? देखिए ये बहुत अच्छी बात है और पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ये हम बार बार ये कह रहे हैं कि जी कम से कम पाकिस्तान में डेली कम से कम 5 से 6 लाख अफराद को वैक्सीनेट किया जाए। तो मैं समझता हूं कि वो हम बहुत जल्दी यानी कि अगले साल के मार्च अप्रैल तक हम हर्ड इम्यूनिटी की तरफ जा सकते हैं। अच्छा। यानी कि कम से कम 70 से 75% लोगों आबादी को हम वैक्सीनेट कर सकेंगे। लेकिन हमने ये देखा कि ये कल की बात या परसों की बात है कि सिर्फ एक दिन हम 5 का हिस्सा जो है वो 5 लाख जो है हम अबूर कर सके हैं या कंप्लीट कर सके हैं। लेकिन अगर ये डेली होता है तब, अदरवाइज हम फिर तो बहुत देर लग जाएगी हमें। जो इस वक्त रफ्तार अभी चल रही है मैं समझता हूँ कि बहुत स्लो है और इसको बहुत ज्यादा फास्ट करना पड़ेगा और उसके लिए जरूरी है कि लोगों को कन्विंस करना है कि अभी तो ये प्रॉब्लम और भी आपको बताते चलें कि बहुत से लोगों ने जो फर्स्ट डोज लगाया है उनमें से काफी लोग ऐसे हैं जिनके के सेकेंड डोज ड्यू हो गई है लेकिन वो लगाने नहीं आ रहे हैं। तो हमें उनको भी ढूंढ के उनको वैक्सीन जरूर लगाना चाहिए और जिनके पास शनाख्ती कार्ड मौजूद नहीं है मैं बार बार कह रहा हूँ कि उनको भी जो सिंगल डोज वैक्सीन है कैनसाइनो जो कि पाक वैक के नाम से पाकिस्तान में तैयार है वो सिंगल डोज है। तो मोबाइल सर्विस के जरिए मोबाइल वैक्सीनेशन सेंटर जो बना है वो उसके जरिए उन इलाकों में जाके उनको भी वैक्सीनेट करें क्योंकि वो भी काफी तादाद में हमारे साथ रहते हैं, घरों में काम करते हैं, तो उनको भी वैक्सीनेट करना बड़ा जरूरी है। और ऐसे लोग का शनाख्ती कार्ड बना हुआ है। अब मैंने एक सर्वे किया खुद भी कि जो रास्ते के जो रेडी वाले बैठे होते हैं बहुत सारी चीजें लेके, आम है, सब्जी है और इस तरह की चीजें, मैंने फर्दन सबसे पूछा तकरीबन 8-10 ठेले वालों से कि तुमने वैक्सीन लगाया है? नहीं जी अभी लगाएंगे, नहीं जी अभी लगाया नहीं। किसी ने कहा कि अच्छा जी लगाना जरूरी है। तो कहने का मेरा मकसद है कि इनको भी मैं समझता हूँ कि हुकूमत को मैं की तवज्जो इस तरफ दिलाना चाहता हूँ कि आप एक सेंटर जो मोबाइल सेंटर है ये आप लेके जाएं कि जहाँ इतवार बाजार है या जुमा बाजार है जहाँ लगता है वहाँ मालूम करें, उनको इसी वक्त उनको उनके बायोडाटा नोट करें मैनुअल और उसके बाद उनको जो है वैक्सीनेट करें। मैं समझता हूँ कि इसमें अगर तेजी हम लाएंगे तो बहुत जल्द हमारा मुल्क जो है वो हर्ड इम्यूनिटी की तरफ चला जाएगा और फिर ये तमाम चीजें जो हम परेशान हो रहे हैं कि हम जो चौथी लहर और 5वीं लहर अगर हम ये नहीं करेंगे तो ये तो लहरें आती रहेंगी फिर। ठीक है डॉक्टर साहब, अब ईद की हम बात करते हैं कि ईद के हवाले से हम देखते हैं हमेशा से ऐसा होता है कि आखिरी 2-3 रोज़ में मंडियों में बहुत ज़्यादा रश लग जाता है क्योंकि हर शख्स चाह रहा होता है कि आखिर में जाएगा ज़रा रेट गिर जाएगा, उस वक्त कोई कुर्बानी का जानवर ख़रीद लेना चाहिए। अब गवर्नमेंट इसमें क्या कर सकती है या इंतज़ामिया इसमें क्या कर सकते हैं कि क्या किया जाए वहाँ पर कि वहाँ से भी खदशा है कि कोरोना फैल सकता है? जी बहुत खदशा है इन जगहों पे जहाँ भी क्राउड होगा, चाहे वो पॉलिटिकल क्राउड हो, चाहे वो मार्केट हो, चाहे मवेशी मंडी हो, चाहे होटल हो, शादी हॉल हो, जहाँ भी लोग क्राउड में बैठेंगे, चाहे 6 लोग एक जगह मिल के बैठे हैं वो भी खतरा हो सकता है। लेकिन अगर वो 6 के 6 लोग अगर वैक्सीनेटेड हैं तो कम खतरा है। लेकिन जो मवेशी मंडी पर्टिकुलरली आप बात कर रहे हैं उसमें तो बहुत ज्यादा एहतियात करने की जरूरत है। हम आवाम को भी चाहिए कि हम कुर्बानी के लिए खुद कुर्बान ना हो जाएं। तो ये ऐसा ना हो कि आप जो है मवेशी मंडी गए हैं बकरा या चीजें लेने के लिए और 4 दिन बाद आप बीमार हो गए और आप ईद की नमाज भी नहीं पढ़ सके। और हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वहां पर कोई ऐसा मॉनिटरिंग सिस्टम कायम करें कि जो लोग बगैर मास्क के अंदर जा रहे हैं और अंदर जाने के बाद उतारते नहीं है, मास्क लगा के रखते हैं, ये मॉनिटरिंग करनी बड़ी जरूरी है। अदरवाइज जो है मैं समझता हूँ कि फिर ये तो बड़ा प्रॉब्लम होगा और हमारे लिए एक अजीब सी
सूरत हाल बिल्कुल आगे ठीक है। मवेशी मंडियों में सख्त मॉनिटरिंग रखना होगी, मॉनिटर करना होगा, मॉनिटरिंग करनी होगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सज्जाद साहब, सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे। बात बिल्कुल ठीक है। हम कहीं पर होता है ना, दाखिल जब हो रहे होते हैं उस वक्त एक चेक रखा जाता है कि आपने मास्क लगाया कि नहीं लगाया, हम अंदर जाके उतार देते हैं, बिल्कुल उस वक्त हमने लगाया होता है। ये बात बिल्कुल ऐसी हमने सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा देखी है। कहीं काफ़ी जगहों पे ऐसी होता है कि वैसे तो लगा लिए मास्क, लेकिन अंदर जाके उतार दिए, हालांकि आपकी अपनी सेफ्टी के लिए आपने मास्क लगाना है, किसी और के लिए नहीं। खैर आगे बढ़ते हैं, कुछ बात करते हैं अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान में अमन के फूल खिलने का ख्वाब कब पूरा होगा, इसी इंतज़ार में अफगानी अवाम भी इसी चीज़ की मुंतज़िर है। अमरीका और इत्तेहादी 2 दहाइयों तक अफगान सरजमीन में आग और खून का खेल खेल कर रात की तारीकी में भागने पर मजबूर। अच्छा, अब अफगान तालिबान और सरकारी फोर्सेस के दरमियान इक़्तिदार की जंग शुरू हो चुकी है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी खबरदार किया कि अफगानिस्तान में सूरत हाल बिगड़ी तो पनाह गज़ीनों की आड़ में पाकिस्तान के दुश्मन भी दाखिल हो सकते हैं। अच्छा, अफगानिस्तान में गैर मुल्की फ़ौजियों के इनखला का जो अमल है वो तेज़ी से जारी है और इसी दौरान तालिबान ने पेशकदमी करते हुए अहम सरहदों, तिजारती राहदारियों और सिक्योरिटी चेक पोस्ट जो हैं उनका कंट्रोल भी हासिल तालिबान ये दावा कर रहे हैं इकरा, इस वक्त के मुल्क के 421 अजला में से 1/3 पर उन्होंने कंट्रोल जो है अपना जमा लिया है, उस पर उनका कंट्रोल है। और उन्होंने सुबह कुंदूज में अमेरिका की जानिब से अफगान फ़ज़ाइया को दिए गए 2 हेलीकॉप्टर्स को तबाह करने की वीडियो भी शेयर कर दी है। अच्छा, उधर अफगानिस्तान के जो साबिक सदर हैं हामिद करज़ई, उन्होंने पेशगोई की है कि तालिबान और अफगान हुकूमत के दरमियान जल्द मानी खेज अमन मुज़ाकरात जो हैं वो बहाल होने की उम्मीद भी है। और हामिद करज़ई ने अफगान हुकूमत से मुतालबा किया है कि अमन का मौका ज़ाया ना करें। अच्छा, दूसरी जानिब तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने कहा है कि दुनिया अफगानिस्तान में ताकत के ज़ोर पर बनाई गई हुकूमत कभी कबूल नहीं करेगी। इस तरह का बयान भी वहाँ से सामने आ रहा है। क्या सूरत हाल है जो अफगानिस्तान की है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ दिफाई तज्ज़ियाकार खालिद लोधी साहब मौजूद हैं। जनरल साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। अमरीकी फ़ौज के मुकम्मल इनखला की हम बात कर रहे हैं, तो काबुल हुकूमत तालिबान के लिए रेत की दीवार साबित होती हुई हमें नज़र आ रही है, या आप समझ रहे हैं कि अभी कुछ मज़ाहमत होगी, कुछ और होगा, पाकिस्तान पर जो असरात आ रहे होंगे, हमें क्या करना होगा सर? जी बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये कि जो इस वक्त अफगानिस्तान की सूरत हाल है वो इतनी क्लियर नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है कि ये रेत की दीवार साबित हो जो अपोजिशन है, लेकिन 2-3 बातें हमें मालूम होनी चाहिए। पहली बात ये है कि जब अमेरिका ये कह रहा है कि ताकत से बनाई हुकूमत को हम तस्लीम नहीं करेंगे जी, तो अमेरिका हमें ये बताए कि जब वो यहाँ पर मौजूद था, जो हुकूमत उसने बनाई वो ताकत से बनाई हुई नहीं थी। दुरुस्त, कोई कहे कि वो ताकत से बनाई नहीं थी। तो ये अफगानों का एक हिस्ट्री है, अफगानों की एक जोग्राफी है, उनकी एक माशरत है। वो ताकत ज़ोर आज़माई ज़रूर करते हैं, उसके बाद वो बैठ जाते हैं, बातचीत करते हैं। आपने देखा होगा कि अफगान तालिबान के वफूद जो हैं वो रूस में गए हैं, चीन में गए हैं, ईरान में गए हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि अशरफ गनी की तरफ से भी कोई ऐसे बातें हुई हैं कि जैसे वो बातचीत करना चाह रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि एक दूसरे की ताकत का अंदाज़ा इन्होंने लगा लिया है और इसके बाद बस भी बातचीत होनी है और वो होगी। और अगर आप के जहन में हो कि ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने जो इंटरव्यू दिया मालिक साहब को, उसके अलावा जो सुहेल शाहीन साहब हैं उन्होंने उनकी वीडियोस आ रही हैं, वो 2-3 बातें बड़े तवातर से कह रहे हैं। एक तो वो ये कह रहे हैं कि हम मिलकर हुकूमत करना चाहते हैं, हम मोनोपोली नहीं चाहते। बिल्कुल ऐसी है, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ जी। उसके बाद यहाँ तक कि वो कहते हैं कि जो हमारा इस्लामिक कॉन्सेप्ट है उसमें भी हम लोगों से मशवरा करेंगे। हाँ जी। यानी कि जो हमारा ज़रूरी नहीं कि हम अपनी चीज़ जो है उसको नाफिज करें। उन्होंने ख्वातीन के बारे में कहा कि वो काम भी करने जा सकती हैं, बच्चियाँ पढ़ भी सकती हैं। उन्होंने माइनॉरिटीज़ के बारे में कहा जी उनकी हम हिफाजत करेंगे। तो यही वो चीज़ें हैं जिस पर दुनिया को थोड़े से शुकूक व शुबहात थे, तो वो सारे वो दूर कर रहे हैं। फिर ये है कि अभी तक आपको कोई बहुत बड़े पैमाने पर पनाहगुज़ीन नज़र नहीं आए। जैसे भी आपने कहा कि अगर 1/3 इलाके पर उनका कब्जा है तो कम से कम 1/3 पनाहगुज़ीन तो आना चाहिए। वो के सुन रहे हैं हम कि वो मुल्क के अंदर इधर उधर ये मामला हो सकते हैं। तो मुझे ये लगता है कि देखें एक साइकिल है अफगानिस्तान का, जमहूरियत वहाँ पर कभी नहीं हुई, अगर कोई रही है तो थोड़ी देर के लिए रही है। तो पाकिस्तान के लिए ये बेहतरीन है कि एक तो ज़्यादा बातें ना करें, खामोश रहें, सिचुएशन को इवॉल्व होने दें। ये कहते रहें कि जी हम वहाँ पर अमन चाहते हैं। ये कहते रहें कि अमन के लिए अगर हमारी कोई मदद की जरूरत है वो करें। और वो जो 2 हमने अपने असूल बनाए हैं कि वी हैव नो फेवरेट्स, और दूसरा ये कि अफगान अपने मसले खुद हल करें, ये बहुत अच्छे असूल हैं, बशर्ते के बाकी जो लोग हैं वो भी इसको माने। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम तो कहते रहे कि जी हमारे कोई फेवरेट नहीं है और उधर से ये कहीं कोई और जो है ना किसी को फेवरेट बना के उसको मजबूत करता रहे।
तो अगर ये असूल, और ये बहुत अच्छी बात है, होगी, मेरा ख्याल है हो भी रही होगी। अभी दुशंबे में आपको पता है ये जो हुआ है उन्होंने बातचीत, सब लोग मिले साइड लाइन्स के ऊपर। अगर पाकिस्तान, ईरान, ये दो मुल्क अगर आपस में ये तहिया कर लें कि जी हम मुदाखलत नहीं करेंगे, तो बाकी लोगों के मुदाखलत के इम्कानात बहुत कम है। ठीक है, तो इंशाल्लाह मुझे लग रहा है कि ये सूरत हाल देखिए, इस मुश्किल सूरत हाल में आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान को अपनी अलाइनमेंट क्या रखनी चाहिए, और इस वक्त जो पाकिस्तान की अफगान पॉलिसी है आप क्या समझते हैं, ये ठीक है, दुरुस्त है? जी देखिए, ये दो असूल तो बिल्कुल दुरुस्त हैं इसमें, जैसे मैंने जिक्र किया, लेकिन इसके अंदर बाद औक़ात वो कैवियट्स डाल देते हैं। मसलन ये कि ये कहना कि जी अगर ऐसा हुआ तो फिर हम नहीं मानेंगे, अगर वैसा हुआ तो भाई आप खामोश रहें, अमेरिका को कहने दें, वो अमेरिका है, आप खामोश रहें। आप कहें जी जब हुकूमत कोई बन जाएगी, कोई लेजिटिमेट हुकूमत आ जाएगी, हम उससे बात करेंगे। अफगानिस्तान हमारा नेबर है, हर हालत में हमने उसके साथ अच्छे ताल्लुकात रखने हैं, चाहे वहाँ कोई भी लेजिटिमेट हुकूमत हो। अब जो लेजिटिमेसी है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नहीं होगी, हाँ जी, वो अफगानों के अपने असूलों के मुताबिक होगी। जब ग्रैंड जिरगा उसकी जिस चीज की भी फैसला कर देगा, हाँ जब मेजॉरिटी ऑफ अफगान जिस चीज को भी मान लेंगे, वो बस हमें मान लेनी चाहिए। हमारा ये होना चाहिए कि हम ये कहें कि हम अफगान भाइयों की हर सूरत में मदद करेंगे, हम उनकी मुआशियात के लिए रास्ते खोलेंगे, राहदारी खोलेंगे, उनके साथ तजारत करेंगे और उनको सी पैक में हिस्सा देंगे। नॉर्थ साउथ जो अलाइनमेंट है उसको हम बढ़ाएंगे। जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज है वो लैंड लॉक्ड हैं, उनको हम राहदारी फराहम करेंगे। सारी अच्छी बातें करें तो मेरा ख्याल है कि मामलात अच्छाई की तरफ वैसे भी जा रहे हैं। ये जो एक बयानिया बना हुआ है ना कि अमेरिका के जाने के बाद यहाँ क़यामत सुगरा, क़यामत सुगरा तो उनकी मौजूदगी में थी। हाँ जी, आप ये बताइए कि पिछले 20 साल हमारा कितना खून बहा है जब वो यहाँ मौजूद थे। ऐसी है तो ये जी बिल्कुल। जन साहब ये बताइएगा, हमने अमेरिका के मौक़िफ़ की तो बात की कि जी कि दुनिया अफ़गानिस्तान में ताकत के ज़ोर पर बनाएगी, जो हुकूमत होगी उसको कबूल नहीं करेगी, लेकिन बरतानवी वज़ीर दिफ़ा का भी बयान ऐसी सूरत हाल में सामने आ रहा है। वो कह रहे हैं तालिबान अगर इक़्तिदार में आए तो बरतानवी हुकूमत उनके साथ मिलकर काम करेगी। तो ये क्या मामला चल रहे हैं सर? जी देखिए, असल बात जो बड़ी बात है ना, आप दोनों तो समझते हैं, आपके नाज़रीन भी ज़रूर समझते होंगे। असल मसला तो है चीन और अमेरिका का आपस का टकराव। हाँ जी। और वो टकराव फिजिकल अभी नहीं है, फिलहाल वो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल है इन इट्स नेचर। और आपको पता है कुछ लोग अमेरिका के साथ हैं और फिर वो डबल बात भी करते हैं, जैसे अभी आप कह रहे हैं यूके और बात कर रहा है, अमेरिका और बात कर रहा है। मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका और उसके एलाइज जो हैं इस खित्ते से दूर हो जाएंगे। चीन के यहाँ पर असर रसूख के बाद वो काउंटर असर रसूख पैदा करने की कोशिश करेंगे। अच्छा। और उसके लिए उनका यहाँ होना जरूरी है। और जब वो फिजिकली नहीं यहाँ हो सकते, फौजें यहाँ नहीं रख सकते, तो वो क्या करेंगे? वो यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी करेंगे। अच्छा। वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे दाएं बाएं। तो अब देखिएगा कि ये खिता अच्छे हालात की तरफ जा रहा है इंशाल्लाह। लेकिन ये भी हमें ख्याल रखना चाहिए कि जो बड़ी ताकतें हैं ये जंगें अपने इलाकों में नहीं लड़ती। हाँ जी। ये हमेशा जंगें इधर उधर हमारे जैसे इलाकों में लड़ती हैं। तो हमारी ये बहुत कोशिश होनी चाहिए अफगानिस्तान के और बाकी मुल्कों को मिलाकर कि कहीं खुदा न खास्ता इस जगह को मैदान जंग बनाने में हमें कोई मुआवनत किसी की नहीं करनी चाहिए। जैसे हमारे वज़ीर आज़म ने कहा है कि वी विल हेल्प देम इन पीस। तो वो मुझे लगता है कि एक थोड़ी सी यहाँ पर मुकाबला होगा इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस का, और वो मेरे ख्याल इस खित्ते के लिए बुरा नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है, हमें बस अलर्ट रहना ऐसी सारी सूरत हाल में और बयानात कम देने और इवॉल्व होने दें सिचुएशन जो भी है। बहुत शुक्रिया आपका लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड लोधी साहब सुबह सवेरे पाकिस्तान से बात कर रहे थे। असरात यकीनी तौर पर हमें पता है कि जब भी अफगानिस्तान में, क्योंकि हमारा हमसाया मुल्क है, वहाँ पर कुछ तब्दीली आ रही होती है तो पाकिस्तान पर असरात होते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जो भी असरात होंगे पाकिस्तान के लिए बेहतर होंगे और अच्छे साबित होंगे। हम यहाँ पर ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान।